नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस कार्यक्रम में मैं आपसे कांग्रेस पार्टी की वंदे मातरम के संदर्भ में लिए गए नए आइडियोलॉजिकल स्टैंड पर बातचीत करूंगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के भीतर वंदे मातरम को लेकर शुरू से ही एक स्वीकृति रही है, लेकिन वह वंदे मातरम के पूरे गीत के बजाय उसके शुरुआती दो अंतरों पर ही जोर देती रही है और भारत के संविधान सभा ने भी उसे ही राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाल के समय में यह कोशिश की है कि वह संपूर्ण गीत को ही एक कानूनी दर्जा प्रदान करे और पिछले सत्र में यह फैसला किया गया एक कानून के माध्यम से कि अगर उसकी कोई अवमानना होती है तो वह एक ऐसा अपराध होगा जिसके लिए सजा दी जाएगी। तो इसी संदर्भ में एक विवाद 15 अगस्त को सामने आया। 15 अगस्त को एक वीडियो सामने आया जिसमें राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी ने बीच में ही रोकने के लिए ऐसा एक इशारा किया, ऐसा कहा गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा यह कहा गया कि सोनिया गांधी जी ने सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगाई थी और पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का एक आईटी सेल है या उनके जो छुटभैये नेता हैं या कुछ जो बड़े नेता हैं, उन सब ने इसे कांग्रेस पार्टी पर हावी होने के एक मौके के रूप में देखा और उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यह मांग कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से भी की गई, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस पर एक बिल्कुल ही रेडिकल स्टैंड लिया है और उस रेडिकल स्टैंड में उन्होंने इस बात को दर्शाया है कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में सिर्फ पहले की तरह ही वंदे मातरम के दो अंतरे ही गाए जाएंगे। यहाँ मैं इस बात का उल्लेख आप लोगों के सामने करना चाहता हूं कि संसद ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को पारित किया पिछले सत्र में और इसके तहत यह कहा गया कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान यानी जनगण मन के समान ही वैधानिक संरक्षण दिया जाएगा और यदि कोई जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन में बाधा डालता है या उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो इस पूरी परिस्थिति में जो एक रेडिकल स्टैंड लेने का काम खड़गे साहब ने किया है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। खड़गे साहब ने गोवा में एक सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वहां पर भी अपने कार्यक्रमों में दो अंतरे ही गाने की वकालत की और यह कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में दो अंतरे ही गाए जाएंगे और इस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे पर चलने वाले वाद विवाद को हवा दे दी और इस पूरी मामले में उन्होंने कुछ खास तरीके के तर्क भी प्रस्तुत किए और वहां का जो पूरा कार्यक्रम हुआ उसमें भी जब इसके दो अंतरे गाए गए तो बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फिर से खड़गे साहब पर काफी तीखा हमला किया, कांग्रेस पर हमला किया और उन्होंने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वह काफी हद तक मुस्लिम लीग की मानसिकता के साथ काम कर रही है। लेकिन खड़गे ने पार्टी की लेगेसी को हाईलाइट करते हुए यह कहा कि अगर उसी वर्जन को गाया जाना क्राइम है जो उन्होंने गाया तो सरकार को नेहरू, पटेल और गांधी के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि खड़गे और कांग्रेस और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया था और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन खड़गे ने पत्रकारों से बातचीत में यह कहा कि मैंने वही वंदे मातरम गाया जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने गाया था। अगर ये गाना अपराध है तो मैं ये अपराध बीते 18 साल से करता आ रहा हूं। अगर ये अपराध है तो गांधी जी के खिलाफ केस दर्ज कीजिए, अगर ये अपराध है तो नेहरू जी के खिलाफ केस दर्ज कीजिए, अगर ये अपराध है तो वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ केस दर्ज कीजिए। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने जब जन्म नहीं लिया था तभी से कांग्रेस राष्ट्रगीत को अपनाए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित कर चुकी थी और खड़गे ने यह कहा कि बीजेपी जो कह दे वही राष्ट्रीय मानक बन जाए ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने यह कहा कि हमने बस उसी परंपरा को जारी रखा है जो 90 साल से जारी थी और इस तरीके से उन्होंने भाजपा और आरएसएस के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर भी सवाल उठाया और उन्होंने यह आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के कार्यालयों में तो आजादी के 52 वर्षों तक राष्ट्रीय झंडा तक नहीं फहराया गया था और उन्होंने यह कहा कि गृह मंत्री तो खुद दूसरी पार्टियों के सांसद को किडनैप करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं
और जब उनका जन्म नहीं हुआ था उस समय से वो राजनीति में सक्रिय हैं, या जब वो बहुत छोटे थे उस समय से काफी कुछ वो राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह जो पूरा मसला है उसके संदर्भ में भाजपा काफी सिलेक्टिव तरीके से काम करती है। यह बात सच है कि वंदे मातरम को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन के समय एक तरह की ऐसी स्थिति थी जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी था और बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी खड़े थे। मुस्लिम लीग के लोगों का बार बार यह कहना था कि इस राष्ट्रीय गीत में या वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं को आराध्य मानकर उनकी वंदना की गई है और इसे गाना या मुस्लिमों को इसको गाने के लिए कहना पूरी तरीके से अनुचित है, उनके धर्म के खिलाफ है। और यह बात कई बार कांग्रेस के भीतर जो मुस्लिम नेतागण सक्रिय थे उनके द्वारा भी कही जाती थी और यह भी माना जाता था कि वंदे मातरम एक गीत के रूप में थोड़ा क्लिष्ट है, उतना सरल नहीं है। तो फिर यह फैसला किया गया, रविंद्रनाथ टैगोर उस फैसले में सम्मिलित थे, महात्मा गांधी सम्मिलित थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कि इसमें इस पूरे गायन को इस रूप में अपनाया जाएगा जो कि राष्ट्रीय गीत के रूप में रहेगा, लेकिन उसमें हम शुरुआत के 2 अंतरों को ही गाएंगे। और ये जो एक फैसला लिया गया उसमें जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को देखेंगे तो यह पाएंगे कि बार बार इसी बात पर उनके द्वारा जोर दिया जाता है कि नेहरू ने इसमें सबसे बड़े खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन यह बात पूरी तरीके से गलत है। और आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जब भाजपा के नेता कांग्रेस नेताओं पर 1930 के दशक में मुस्लिम लीग की मेंटेलिटी से प्रभावित होने की बात करते हैं तो वो सीधे तौर पर सिर्फ नेहरू जी पर ही सवाल नहीं खड़े करते हैं, बल्कि वे सवाल खड़े करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी, सुभाष चंद्र बोस पर भी और महात्मा गांधी पर भी। तो इस रूप में जब कांग्रेस के द्वारा यह गीत अपनाया गया तो संविधान सभा में भी यही बात सामने आई और संविधान सभा ने भी इसी रूप में इस गीत को अपनाया। तो आज के दिन में जो भारतीय जनता पार्टी यह कहना चाह रही है वह पूरी तरीके से उसकी एक खास तरह की राजनीति से प्रेरित है। यह राजनीति हिंदुत्ववादी राजनीति है जिसमें वो हर एक उस चीज पर ज्यादा हाईलाइट करना चाहती है जिससे हिंदू धर्म के प्रतीकों को बढ़ावा दिए मिले। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा कि भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ पर अल्पसंख्यकों को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वे भी उस गायन में हिस्सा ले जो गायन हिंदू देवी देवताओं की वंदना करता है। और इसीलिए आप यह देखेंगे कि आज के दौर में भी बहुत सारे जो मुस्लिम नेतागण हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने इस मामले पर एक विचारधारात्मक स्टैंड लिया है और मुझे यह लगता है कि इस संदर्भ में हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड है वह एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि राम मंदिर के संदर्भ में जो उसने स्टैंड लिया था उसी के समान है। आप इस बात को याद रखें कि कांग्रेस के भीतर कई सारे लोगों के मन में यह बात थी और अभी भी है कि अगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का खुलकर विरोध करती है तो चुनाव में इसका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह स्टैंड लिया कि अगर उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रण मिला है तब भी वे उसमें नहीं जाएंगे। और उनके ऐसा स्टैंड लेने के बाद कई अन्य विपक्षी दलों ने भी इस स्टैंड का समर्थन किया कि वे ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसके सामने नहीं झुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो वंदे मातरम को लेकर वर्तमान समय में हो हल्ला कर रही है उसके पीछे भी जो मुख्य सोच है वह यही है कि किसी भी तरीके से वह आइडियोलॉजिकली कांग्रेस को काफी डिफेंसिव मुद्रा में ला दे। लेकिन कांग्रेस ने इस पे वर्तमान समय में काफी एक मजबूत विचारधारात्मक रुख अपनाया है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण हैं, जो कार्यकर्तागण हैं, उन्हें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर आने वाले समय में उन पर एफआईआर दर्ज होता है और उन्हें जेल जाने की नौबत आती है तो वो अपने इस वैल्यू लोडेड या मूल्यगत निर्णय के पक्ष में खड़े हों। अगर वो यह मानते हैं कि वे उसी राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गीत मानेंगे जिसे रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकृति दी थी, जिसे भारत के संविधान सभा ने स्वीकृति दी थी, तो वह एक ऐसा स्टैंड है जिसके कारण
नए कानून के अंतर्गत उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, तो उन्हें उस कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह आनंद मठ के आसपास के विमर्श को भी लोगों के सामने रखे। यह बात सच है कि वंदे मातरम हमारे देश की आजादी के आंदोलन का एक नारा रहा है, लेकिन पूरे गीत के रूप में इसे कई अवसरों पर गाया जाता था शुरुआती दौर में, बाद में लोग इससे पीछे हटे। पर यह भी सच है कि वंदे मातरम जिस उपन्यास आनंद मठ का भाग है, उस उपन्यास में अंग्रेजी राज की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। और यह बात लोगों को के सामने आनी चाहिए कि आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी कोई बहुत राष्ट्रवादी किस्म के नेता नहीं थे। अगर उनके भीतर या उनके विचारों में कोई राष्ट्रवाद सामने आता भी है, तो वो फिल्मों से नफरत और अंग्रेजों के प्रति एक समर्पण भाव वाला राष्ट्रवाद है, जो कि बाद में आरएसएस के राष्ट्रवाद के साथ भी मिल गया। तो इस लिहाज से भी लोगों के सामने यह स्पष्टता होनी चाहिए कि इस पूरे गीत का जो एक ओरिजिन है वो क्या है। निश्चित रूप से हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इस गीत को अपनाया, कांग्रेस पार्टी ने इस गीत को अपनाया, लेकिन कहीं भी उस दौर में इस बात को लेकर जिद नहीं थी कि इस गीत को अल्पसंख्यकों पर थोपा जाए। अगर दूसरे धर्म के लोग इस गीत को नहीं गाना चाह रहे हैं, तो जबरदस्ती उन पर यह थोपा जाए, लेकिन सरकार ने एक कानून बनाकर इस तरह का काम किया है। तो यह बात लोगों के सामने रखनी होगी कि इस गीत के भीतर निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश के जो सेकुलर फैब्रिक है उसके खिलाफ हैं। और तीसरे स्तर पर यहीं से भारतीय जनता पार्टी के का जो राजनीतिक दुराग्रह है उसे भी सामने लाने की जरूरत है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से कोई देशभक्ति का काम कर रही है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इतिहास खंगालें तो आपको आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो वंदे मातरम गाते हुए जेल गया हो, वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पर झूला हो। निश्चित रूप से जी, अगर आज के दिन में वो इस गीत पर जोर दे रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनकी जो हिंदू प्रतीक और मुस्लिम नफरत की राजनीति है उसको बढ़ावा मिले। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस रूप में अपने इस तर्क को रखती है और अपने कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को इस बात के लिए तैयार करती है कि वह अपने इस विचारधारात्मक रुख को बहुत मजबूती से डिफेंड करे, इस पर कहीं से भी वो रक्षात्मक ना हो, तो निश्चित रूप से उसे अपने वैचारिक स्पष्टता लाने में मदद मिलेगी और निश्चित रूप से वह अपने कार्यकर्ताओं के भीतर भी एक गहरे आत्मविश्वास का भाव भर पाएगी। और अगर खड़गे साहब जब यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो यह हक है ही नहीं कि वे राष्ट्रवाद पर लेक्चर दें और कांग्रेस पार्टी को लेक्चर दें, तो निश्चित रूप से उनका जो एक आत्मविश्वास आ रहा है, वो अपनी उनकी बातों में जो आत्मविश्वास झलक रहा है, वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी नीचे तक जानी चाहिए। और यहाँ पर यह मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसे कांग्रेस पार्टी को एक सवाल के रूप में लोगों के सामने रखना चाहिए कि जो लोग सेकुलर राजनीति में भरोसा करते आए हैं, उन लोगों ने भी किस तरीके से इस कानून के बनने में मददगारी भूमिका निभाई है। तो यह एक ऐसी स्थिति है, यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि कांग्रेस के वैचारिक रुख को स्पष्ट करने में और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर एक स्टैंड लिया है तो इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।